Postmortem of NTA NET, June 2024. So now, as you know that qualifying NET is next to taking breath. If breathing is important, qualifying NET is important. Okay. So now there is no alternate. आपको नेट करना ही करना है. If you want to remain in the arena of academics में रहना है तो आपको नेट क्वालिफाई करने के अलावा और कोई दूसरा जरिया नहीं है. And same applicable to PhD also. So I have some exciting news for you also, along with postmortem of today's question paper. So I'll be discussing each and every questions which has been asked in paper 2 today. Paper 1 का analysis next day करेंगे, maybe tomorrow or day after tomorrow. Today we are only focused on paper 2, English literature. I request you to keep your paper open so that you can check and you can find your score. At the end of the session, you will be able to decide कि इस बार नेट आर या पार. Okay, so it may be a tragic thing, but सच्चाई यही है कि जितना जल्दी आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप अगली इनिंग खेलने के लिए तैयार होंगे. पास एंड फेल आर द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो अगर फेल होना है तो आज ही पता चल जाएगी फेल होना है. 1 महीने आंख बंद करके क्यों रखना है? अगर फेल होना है तो बी अवेयर, एक्सेप्ट, अडेप्ट टू द सिचुएशन. ठीक है, फेल हो गए तो हो गए, अब आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप. अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए आपको तैयार हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. इफ यू वांट टू पुट योर कैमरा ऑन, इट विल बी easy for us to interact. So you can put your camera on. I request all of you to face the camera. चलिए, तो ये रहा हमारा पेपर और शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन से. I hope you are able to see my screen. Yes, sir. Okay, so the first question we'll start with question 51. कौन सा सेट है सर? सर ये क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है. ये तो क्वेश्चन किस नंबर पे है? अपने पेपर में देख लीजिए. शिवानी, ये कौन सा सेट है? वाई. सर मेरा सेट था. सर मेरा ठीक है. Y सेट है. चलिए, अब मैं आई विल गो वेरी स्लो सो दैट यू कैन चेक योर आंसर. ठीक है. So first question, which among the following is not a type of meaning in a poem as defined by I.A. Richards in Practical Criticism? तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि I.A. रिचर्ड्स ने 4 टाइप की मीनिंग की बात की थी. फीलिंग, सेंस, टोन एंड इंटेंशन. उसमें फॉर्म नाम की कोई चीज नहीं थी. सो बी और सेकंड इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो ये तो बेबी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है. सो एज यू नो, कैरोलिन एज इज फ्रॉम 1625 to 1649, जैकोबिन एज फ्रॉम 1603 to 1625, रिस्टोरेशन एज 1660 to 1700, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 to 1660 एंड ऑगस्टिन एज 1700 to 1745. इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज द राइट. ओके, BADCE. ओके, चिनुआ आचिबे का ट्रिलॉजी. मैंने कितनी बार आपको कहा है एग्जाम में, जब मैं पढ़ा रहा था, चिनुआ आचिबे की ये ट्रिलॉजी आएगी. द आंसर इज एरो ऑफ गॉड, नो लॉन्गर इट इज, वीप नॉट चाइल्ड. तो वीप नॉट चाइल्ड जो है ये चिनुआ आचिबे का वर्क नहीं. इट इज रिटन बाय गुगी वा टियोंगो. डी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. सर थोड़ा टाइम लग रहा है देखने में, इधर उधर क्वेश्चंस. ओके, टेक योर टाइम.
सर इसका क्या बताया आंसर आपने? Weep Not Child by it's by Ngugi wa Thiong'o. Next question, name the British poet who wrote Shohrab and Rustam. Very easy question. Matthew Arnold का poem है Shohrab and Rustam. Next question. What is the chronological sequence of famous dramatists in order of their birth? अब देखिए इस बार के जितने क्वेश्चंस आए ना उसमें बर्थ के हिसाब से सारी चीजें पूछी गई हैं। अगर आपने मेरी बुक वर्ल्ड लिटरेचर इन फीस्ट को पढ़ा है तो सारे राइटर को डेट ऑफ बर्थ के अरेंज किया हुआ है। ये मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही पूछने वाले हैं। तो इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन द डेट ऑफ बर्थ ऑर्डर। तो एक बार भी आपने अगर किताब को पलटा हुआ है ना, यू विल हैव करेक्ट आइडिया कि कौन सा पेज पहले पढ़ा है, कौन सा पेज बाद में पढ़ा है। ओके, तो इसमें जो सबसे ओल्डर हैं, जो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ है, ही इज जॉन ड्राइडन 1670, और उसके हिसाब से BCADE, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग राइटर्स हु आर नोन फॉर मैजिक रियलिज्म, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही फेमस नोवेल है मैजिक रियलिज्म के लिए, और गैब्रियल गार्सिया मार्केस का बहुत ही फेमस नोवेल 100 Years of Solitude। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कुल मिला के मैं कहूँ तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। तो यहाँ पे बी और डी राइट आंसर है। बी एंड डी आर द राइट आंसर। Next question, who among the following African writers observed that, oh my body, make of me always a man who question? तो इसका कोई राइट आंसर है फ्रांस फैनन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। इट्स पोस्ट कॉलोनियल वर्क, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आपने पढ़ा है इसे, फ्रांस फैनन। बी इज द राइट ऑप्शन। टेक योर टाइम टू सर्च। I'll wait for a few seconds and put everyone on mute. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि आंसर को चेंज किया जाए, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन, रादर देन बीच में डिस्टर्ब होने के बजाय। जैनब, दिस इज नॉट फॉर PhD लिटरेचर। ये PhD के लिए नेट का एग्जाम देना जरूरी है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेट सिलेबस, नेट क्वेश्चन पेपर दैट वाज कंडक्टेड यस्टरडे। सर एक आगे बार बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से बता दीजिए सारे आंसर, एक बार एक नजर में। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। अगर आपका छूट गया है सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following writers once remarked that I awoke one morning and found myself famous? तो आपको पता है कि लॉर्ड बायरन ने चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रिमेज लिखा था, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया था। सो लॉर्ड बायरन फ्रॉम द रोमांटिक एज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्क्स ऑफ मिल्टन? मिल्टन का करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है? तो यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट जो है उसका 1667 है, पैराडाइज रीगेन्ड का 1671 है, देन एल एलेग्रो इज 1645, लिसिडास इज 1637, कॉमस इज 1634। सो द बेस्ट सुटेबल आंसर इज 59A, EDCAB। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस किसका है? तो ये एंड्रू मार्वेल का है। द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड का है। स्टिल आई राइज माया एंजेलो का काफी फेमस पोएम है। इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग।
तो इसके हिसाब से जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही है। Next question, which of the following text deals with the theme of creolization? Creolization, Creole, Pidgin and Creole आपने पढ़ा होगा। In the evolution of language, सबसे पहले पिडजिन आता है और फिर क्रियोल आता है। तो किसके अंदर क्रियोलाइजेशन की बात की गई है? तो ये जीन राइस का वाइट सरगासो सी के अंदर क्रियोलाइजेशन की बात की गई है, वेयर द ब्लैक पीपल आर ट्राइंग टू फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द वाइट पीपल। तो वो सीखते हैं तो पहले पिडजिन और फिर क्रियोल जब वो सीखते हैं तो अपने आप को डेवलप्ड पाते हैं, अपने आप को समझते हैं कि वो डेवलप हो चुके हैं। सो वाइट सरगासो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैचिंग क्वेश्चन है। इसमें एनाफोरा, आप सबको पता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। एनाफोरा अ वर्ड और फ्रेज दैट इज रेफर्ड बैक टू बैक बाय ए प्रोनाउन और अदर टू परफॉर्म। मॉर्फिम, मॉर्फिम एक यूनिट है लैंग्वेज की, यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैनॉट बी एनालाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट। एक ऐसा यूनिट है जिससे उससे छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे कम, COME, अब इसे छोटा नहीं कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। मॉर्फिम दो तरह के होते हैं, बाउंड मॉर्फिम्स और प्री मॉर्फिम्स। प्री मॉर्फिम वो मॉर्फिम होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका खुद का मीनिंग होता है, जैसे कम, गो, स्लीप। और बाउंड मॉर्फिम वो मॉर्फिम होते हैं जो प्रेफिक्स या सफिक्स लगा करके बनाए जाते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से थर्ड इज द राइट आंसर। 62 का थर्ड जो है वो राइट आंसर है। 62-3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। The poetic line, "This better to have loved and lost than never to have loved at all." तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड टेनिसन, इन मेमोरियम। 63 का राइट आंसर अल्फ्रेड टेनिसन, इन मेमोरियम, डेडिकेटेड टू AHH आर्थर हेनरी हालम। उनके सिस्टर के मंगेतर थे ये, और शादी होने के पहले इनका डेथ हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। In 1985 essay Three Women's Text and a Critic of Imperialism, ये एक रिसर्च पेपर लिखा था गायत्री एस स्पिवाक ने 1985 में इन द फॉर्म ऑफ एन एसे, rather we can say it is written in the form of a book review. So गायत्री चक्रवर्ती talks about three women writer, 3 women writer के बारे में बात करती हैं। और पहले हैं जेन आयर, फर्स्ट इज जेन आयर, सेकेंड इज White Sargasso Sea by Jean Rice, and Frankenstein by Mary Shelley. Okay, so Jane Eyre by Charlotte Bronte, White Sargasso Sea by Jean Rice, and Frankenstein by Mary Shelley. ये तीनों का एनालिसिस किया इन्होंने इस रिसर्च पेपर के अंदर। तो राइट आंसर इसका A, B और C। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिसर्च पेपर से क्वेश्चन है। बारबरा स्मिथ का एक रिसर्च पेपर है जिसमें उन्होंने ब्लैक फेमिनिज्म की बात की है, एंड ब्लैक फेमिनिज्म टू बी स्पेसिफिक लेस्बियन ब्लैक फेमिनिज्म। तो इसमें दो चीजों की इन्होंने बात की है, वन इज ब्लैक लेस्बियन वुमेन, और दूसरे इन्होंने बात की है ब्लैक लेस्बियन वुमेन अमॉन्ग्स्ट ब्लैक वुमेन इन जनरल, ब्लैक लेस्बियन इन स्पेसिफिक, इन कंपैरिजन टू व्हाइट वुमेन। जहाँ पे वो कहते हैं कि व्हाइट वुमेन को समाज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, व्हाइट वुमेन मेन के साथ मैच कर पा रही हैं,
लेकिन ब्लैक वुमेन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, स्पेशली जो ब्लैक लेस्बियन है उनका तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी और डी। बी एंड डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was not associated with Cambridge School of Critics? Cambridge School of Critics से कौन बिलोंग नहीं करते? हाँ जी रश्मिता बताइए। सर 1 मिनट, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। Okay, take your time. I will take a pause. हाँ सर, क्या बताया इसका आंसर? B A and C? and D. B and D. सर टुवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का आंसर क्या बताया सर आपने? आपके Only सामने। black, ओह बी एंड डी। B and D. चलिए आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक, ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक कौन थे? ये आई ए रिचर्ड्स के सारे फॉलोअर्स थे, जिसमें कि एफ आर लेविस, विलियम एम्सन और क्यूडी लिविस। ओके, ये सारे एसोसिएटेड थे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से। तो इसका राइट आंसर है केनेथ बर्ग्स, क्योंकि पूछा गया है नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इमेजिज्म एजरा पाउंड का 1912, ये सबको पता है। नेक्स्ट इज इम्प्रेशनिज्म, ये करीब 1800 के आसपास आया था। देयर इज नो स्पेसिफिक ईयर फॉर दिस। एब्सर्डिज्म 1942। फ्यूचरिज्म जो है ये आया था 1909 में, और प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड 1848 में। तो इसके हिसाब से 67 का करेक्ट ऑप्शन है ई बी डी ए सी। ठीक है, सर मैं नहीं कर पा रही हूँ, जितना आ रहा है वो उतना कर पा रही हूँ देख के। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा तब मैं कर लूंगी अच्छे से, क्योंकि हाँ, इतना you'll जल्दी get the मैं बना recording. नहीं पा रही हूँ। सर You'll get इसका the क्या recording. आंसर बताइए सर? सामने देखिए टिक किया हुआ है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was not the proponent of Oxford movement? Again, this was a very easy question. तो आपको पता है जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन केबल, एडवर्ड पूसी और रिचर्ड फ्राउड, ये सारे प्रोपोनेंट थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। सो द राइट आंसर हियर इज चार्ल्स किंग्सले। चार्ल्स किंग्सले जो थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनके राइटर को सर मैच वो करना है। कैम्ब्रिज स्कूल से जो नहीं था वो केनेथ ब्रूक था ना? पार्डन? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स, तो वो केनेथ ब्रूक था ना? अभी वो नहीं आया क्वेश्चन, अभी आगे डिस्कस करेंगे। सर वो चला गया क्वेश्चन, केनेथ बर्ग ही थे वो सर, कैम्ब्रिज स्कूल Yes, वाला sir. क्वेश्चन सर, वो चला गया। केनेथ बर्ग ही थे ये सर, वो वाला, डी वाला। ये वाला। ओके ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लैंग्वेज एज पैराडॉक्स क्लिनेथ ब्रक्स का है। अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन सुसन सोंटैग, रियलिज्म एंड द कंटेम्पररी नोवेल रेमंड विलियम, पोएटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज जॉर्ज ऑरवेल। सो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, आई मीन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आया हुआ है। डीएच लॉरेंस के सारे नोवेल का नाम इन्होंने दे रखा है। मेन मेन जो नोवेल्स हैं, लेडी चैटरली लवर,
1928, and Sons and Lovers 1913, Rainbow 1915, The White Peacock 1911, Plumed Serpent 1926. ओके, तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर है वो है डी, बी, सी, ई, ए. सेकेंड इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, who among the following was not associated with Yale School? Yale School of Criticism, ये सारे जैक डरीडा के फॉलोअर थे. They all were the followers of Jack Derrida. Paul Deman, Harold Bloom and Jack Derrida, ये सारे Yale School of Criticism से बिलोंग करते थे. टेरी ईगल्टन, ये जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, he belongs to Marxist criticism. So Terry Eagleton is the right answer. Which is the latest edition of Chicago Manual Style? मैंने अब क्लास में बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है. एमएलए, एपीए, शिकागो, यही तीनों पूछा जाता है. तो अभी जो चल रहा है वो 17th एडिशन है. हालांकि 18th एडिशन का डेट रिलीज कर दिया गया है, बट अभी तक मार्केट में आया नहीं. इट्स सपोज टू कम ड्यूरिंग सितंबर 2024. चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप ऑफ थिएटर यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके प्रोफाउंडर को मैच करना है यहाँ पे. सो द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, एंटोनिन आर्टाउड. मार्टिन एस्ली जो हैं वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के फाउंडर हैं. बर्टोल्ट ब्रेक्ट, एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट और वी इफेक्ट. एंटोनिन आर्टाउड, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, एंड ऑगस्ट स्ट्रेनबर्ग, ड्रीम प्ले. तो इसके हिसाब से सी इसका राइट ऑप्शन होगा. अगेन इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन काफी कम पूछे गए हैं इस बार. क्वेश्चन नंबर 74, अगेन अ बेबी क्वेश्चन. Among the following not associated with Cockney School of Poetry, इसमें जॉन कीट्स, बीबी शेली, ले हंट तीनों आते हैं. विलियम ब्लेक जो हैं ये ट्रांजिशन एज से बिलोंग करते हैं. So D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगेन पैट्रिक वाइट, हमेशा पूछे जाते हैं, ये फिर से आए हैं. तो इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है? तो एक तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1973 में, और केवल ये भी ऑप्शन आपको पता है तो आप सही आंसर करके जाएंगे, क्योंकि डी ऑप्शन केवल एक ही में दिया हुआ है, ए एंड डी. तो इन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था और फिर नोबेल लिटरेचर में 1973 में नोबेल प्राइज भी मिला था. सो ए एंड डी इज द राइट ऑप्शन. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉमन सेंस वाले दिए हुए हैं, जहां पे आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप कर सकते हो. वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे. चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो हैं उनका ओरिजिन है वो इंडिया से लिया हुआ है और उसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दर्ज किया गया है. तो इसमें चाय, वर्ल्ड वाइड चाय फेमस है, तो चाय, और नमस्ते भी वर्ल्ड वाइड फेमस है. इवन द फॉरेनर्स आर यूजिंग नमस्ते. तो ये जो दो वर्ड है, चाय और नमस्ते, और इसके साथ में जुगाड़, जुगाड़ टेक्निक हर जगह. ओके, तो ए, सी और ई. सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए, सी एंड ई. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिसेंटली ऐड कर लिया गया है. सर हम तो मोदी जी के बारे में सोचकर ये लगा दिया था सर. मोदी जी नमस्ते बोलते हैं और चाय, तो मुझे लगा यही होगा सर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन एक क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है. विकार ऑफ द वेकफील्ड, लाइफ ऑफ जॉनसन. तो ये विकार ऑफ वेकफील्ड जो है 1766 का है. लाइफ ऑफ जॉनसन, बॉसवेल ने जॉनसन की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है 1791 में. जॉनसन की डिक्शनरी वेरी इजी 1755. लाइफ ऑफ एमिनेंट पोएट, मोस्ट एमिनेंट पोएट 1779. और लाइफ ऑफ नेल्सन ये 1813 में पब्लिश हुआ. तो उसके हिसाब से इसका राइट आंसर है CADBE. सेकेंड ऑप्शन इज राइट.
अमिताभ घोष के नोवेल की क्रोनोलॉजी पूछी गई है। अमिताभ घोष काफी मेजर राइटर हैं इंडियन लिटरेचर के। सो ही वाज एक्सपेक्टेड टू कम। एक एक करके देखते हैं। जो इनका हंगरी टाइड है वो 2004 में पब्लिश हुआ है। जो इनका शैडो लाइंस है ये 88 में 1988 में पब्लिश हुआ है। सी ऑफ पॉपीज जो है 2008 में पब्लिश हुआ है। कलकत्ता क्रोमोसोम 1995 में पब्लिश हुआ है। और सर्कल ऑफ रीजन 1986 में पब्लिश हुआ है। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है बी। सर ये भी सर आपकी वजह से ही करेक्ट हो गया सर। बहुत बढ़िया। आपने बोला था एबीसी ट्रिलॉजी पढ़ने के लिए, मैं तो सारा ही रट के गया था सर। वेरी गुड। मैंने जितना एक दिन पहले क्वेश्चन बताया था सारे क्वेश्चन आए। चलो नेक्स्ट 79। Choose the correct statement with regard to binary pair Lang and Parole introduced by Ferdinand de Saussure। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लैंग जो है ये लैंग्वेज होता है और पैरोल स्पीच होता है। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को लैंग बोलते हैं और जब वो बोल दिया जाता है तब वो पैरोल बन जाता है। तो इसका सी, बी और सी। लैंग इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, नॉट द लैंग्वेज इटसेल्फ। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स की बात करता है लैंग। और पैरोल जो है जब हम बोलते हैं एक्शन होता है तब वो पैरोल होता है, जब हम बोल रहे हैं। तो पैरोल इज द इवेंट ऑफ लैंग्वेज। तो बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following writers remarked that you are your best thing? तो ये टॉनी मॉरिसन के अंदर एक एपिसोड है जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है पॉल डीमन, वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट सीथ को ये कहता है कि यू आर योर बेस्ट थिंग। तो इसका राइट आंसर है टॉनी मॉरिसन बिलव। क्वेश्चन नंबर 81। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी फिर से पूछी गई है मेन वर्क की लिटरेचर क्रिटिसिज्म से। तो ओरिएंटलिज्म बहुत ही फेमस वर्क है एडवर्ड सईद का 1978। नेशन एंड नरेशन बहुत ही फेमस वर्क है होमी के बाबा का। द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज 1990। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क फ्रांस फैनन का वर्क है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। तो इसके हिसाब से अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 4, CADBE। डिकोलोनाइजिंग द माइंड जो है 1986 में पब्लिश हुई थी। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंडियन लिटरेचर से है। अरुण जोशी का वर्क दिया हुआ है। वेद मेहता, खुशवंत सिंह, ख्वाजा अहमद अब्बास और जीवी देसानी को ऑल अबाउट एच हैटरर। तो जो फॉरनर है वो आया है 1969 में। फेस टू फेस आया है 1957 में। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1968। ख्वाजा अहमद अब्बास का इनकलाब 1958 और ऑल अबाउट एच हैटरर आया है 1948 में। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज पेन, दैट इज पोएट्स, प्लेराइट, एडिटर्स, एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट, was founded by Mrs. Dawn Scott in 1921। तो इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट जॉन गाल्सवर्दी थे। जॉन गाल्सवर्दी वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ पेन। तो 83 का आंसर ए, जॉन गाल्सवर्दी।
सर ये चार्ल्स जी। किल्स ने सर 2 बार है सर क्वेश्चन पेपर में सर। कौन से क्वेश्चन पेपर में? सर ये चार्ल्स जो है ना सर चार्ल्स ये वो 2 ऑक्सफोर्ड- क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन है सर। ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में भी था इसका, और मूवमेंट ओके 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 ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं थी। इसमें देखिए लास्ट वाला जो दिया हुआ है हेजियोग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो राइटिंग से रिलेटेड इसमें एक ही ऑप्शन है डी का 3। और देखिए डी का 3 केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। कुछ नहीं करना था इसमें। वेरी सिंपली यू कुड हैव मार्क्ड इट 3। कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। वैसे आप जाने तो अपोरिया जो है डिकंस्ट्रक्शन से लिया हुआ है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। एक रियल कॉन्फ्लिक्ट और इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो थॉट और एक्शन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में बताता है। दैट इज कॉल्ड एज अपोरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एक और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। भवानी भट्टाचार्य के नोवेल की क्रोनोलॉजी पूछी गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। म्यूजिक फॉर मोहिनी इसे 1952 में पब्लिश किया गया था। सो मेनी हंगर्स जो है 1947 में पब्लिश किया गया था। एंड ही हु राइड्स अ टाइगर 1955, शैडो फ्रॉम लद्दाख 1966। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, TBEAC। What is the full form of APA? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये मैंने पहले ही बताया था कि आपको APA और MLA का फुल फॉर्म याद रखना है। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, ये दोनों आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। Identify the author who stated the following lines. There is first the literature of knowledge and secondly the literature of power. The function of the first is to teach, the function of the second is to move. The first is the rudder and the second an oar or a sail. ये एक ऐसे है द लिटरेचर ऑफ पावर, द लिटरेचर ऑफ नॉलेज, नॉट पावर, द लिटरेचर ऑफ नॉलेज, which is written by Thomas De Quincey about the review of the works of Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप के वर्क को रिव्यू किया है थॉमस डी क्विंसी ने, और उस ऐसे का नाम है द लिटरेचर ऑफ नॉलेज। तो 91 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और उसे किसने इन्वेंट किया है। तो ऑब्जेक्टिविज्म जो है वो विलियम कार्लोस विलियम्स का है। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन। स्प्रंग रिदम जेम हॉपकिंस। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, फीलिंग टोन इंटेंशन, अभी हमने बात किया था रेमंड विलियम्स। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर फोर्थ है। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which article of Indian Constitution pertain to the provisions relating to official language of the Union? कौन कौन से आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो 343 भी बात करता है, 345 भी बात करता है, 346 भी बात करता है। लेकिन यहाँ पे जो सुटेबल आंसर है वो है डी एंड ई। वैसे तीनों ही आंसर इसके सही हैं, 343, 345 और 346।
बट अगर हम सुटेबल ऑप्शन की बात करें तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वन वेरी Sir- बेबी क्वेश्चन। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन तो फिर मतलब एक तरह से ड्रॉप वाली स्थिति में आना चाहिए ना, क्योंकि 343 भी है सर इसमें, तो बच्चा 343 जैसे मैंने पढ़ा था पहले आर्टिकल, तो 343 मेरे ध्यान में था, तो मैंने 343 वाले ऑप्शन में देखा, बी को देखा, तो ए और बी तो नहीं था मुझे पता था, लेकिन मुझे पता था बी है कहीं ना कहीं, तो मैंने तो थर्ड ऑप्शन चूज किया, तो ये तो ड्रॉप में जाना चाहिए ना फिर क्वेश्चन सर, जब 345 या 346। ड्रॉप में तब जाता है जब आपके पास सुटेबल आंसर नहीं हो। तो इसमें सुटेबल आंसर दिया हुआ है, डी और ई सुटेबल आंसर दिया हुआ है, और दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। नहीं सर, 343 होना चाहिए ये क्वेश्चन, 343 होना चाहिए सर, क्योंकि मैंने क्योंकि पढ़ा ये था ना ये। 2022 या 21 के एक पेपर में भी है, बट अलग तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम को टेस्ट आर्टिकल किया है। गया है। हाँ, यहाँ पे हाँ। क्वेश्चन को टेस्ट किया गया है। उसमें आर्टिकल तो 343 इज द राइट आंसर। और सर प्रोविजन की बात कर रहा है ना यहाँ पे तो। हाँ, तो दूसरे जो यहाँ पे 342 और 344 है, इनका कोई लेना देना नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज से। सर आपका ऑप्शन ही ठीक है सर, डी और ई है सर, मैं चेक किया था सर इसको। डी एंड ई इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिडोनिम दिया हुआ है, ओरिजिनल नेम एंड सिडोनिम्स। चार्ल्स लुडविग डॉडसन, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। लविस कैरोल, मैरी आन एवान, जॉर्ज इलियट, एरिक आर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल, सैमुअल लैंगहन क्लेमेंस, मार्क ट्वेन। बहुत सारे रिवीजन मैंने कराए आपको, एक पूरा क्लास हमने किया था जितने सारे राइटर्स हैं उनके निक नेम और सिडोनिम का, इफ यू रिमेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ कैप्टन माई कैप्टन किसको ट्रिब्यूट किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन को ट्रिब्यूट किया गया है। सो अब्राहम लिंकन इज द राइट ऑप्शन। Question number 96. What is the correct chronological sequence of the following Indian writers in the order of birth? एक और क्वेश्चन ऑर्डर पे। तो यहाँ पे मनोहर मलगांवकर, मुल्कराज आनंद, तोरू दत्त, खुशवंत सिंह और माइकल मधुसूदन दत्त। तो मुल्कराज आनंद का ईयर ऑफ बर्थ 1905 है, तोरू दत्त का 1856, माइकल मधुसूदन दत्त का 1824, और उसके हिसाब से जो राइट आंसर है वो है सी। Which of the following does not fall in the category of morality plays? कौन सा जो है morality plays की कैटेगरी में नहीं आता है? The Castle of Perseverance तो आता है, Mankind भी आता है, Mind, Will and Understanding ये भी आता है। ये आफ्रा बेन का एक वर्क है जो कि रीस्टोरेशन कॉमेडी के फॉर्म में लिखा गया है, द सिटी एयरिस बाय आफ्रा बेन। ये morality प्ले का पार्ट नहीं है, ये रीस्टोरेशन कॉमेडी का पार्ट है। सर ये मेरा गलत हो गया, इसमें मैं नोट देखना ही भूल गई, और सब में नोट चेक कर रही थी, जब इसकी बारी आई तो मोबाइलिटी प्ले देख के टिक लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमने एक दिन पहले डिसाइड किया था कि ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट और उसको क्वाइन किसने किया है? तो थर्ड स्पेस होमी भाभा ने क्वाइन सर वो किया है। मधुसूदन वाला किया था, वो मधुसूदन ही फास्ट होगा ना सर, या वो मनोहर मनकोल? नहीं, माइकल मधुसूदन पहले आएगा। माइकल मधुसूदन दत्त, हाँ जी। ओके ओके सर। थर्ड स्पेस जो है वो होमी भाभा का कॉन्सेप्ट है। वेंटिलेटर बी, ये जो है गथे का है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म रॉजर फ्राई का है, और सिमुलाक्रा एंड सिमुलाक्रम जीन बॉद्रिला का। तो आपको बस दो ही पता करना था, थर्ड स्पेस और सिमुलाक्रा, ये दो अगर आप जानते हैं तो आप आंसर को सही टिक कर सकते हैं। सारे ऑप्शन को जानने की जरूरत नहीं है आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला 343 ही है, बिकॉज इट स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। वो 343 100%। आई चेक द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें दूसरा ऑप्शन भी है 343, तो सही है, वो तो मैं बता रहा हूँ। 344 भी है।
Commission and Committee of Parliament on Official Language. Okay. And after expiration of 5 years, they will again commence कि अब क्या करना चाहिए, and it shall be like that. Okay. तो सर इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं क्या? और नहीं, सर नहीं, मैंने option कल्याणी सही है ना, वलत मैम का देखा, वो BNC। कोई और ऑप्शन इसमें सही बता रही हैं कल्याणी वलत नहीं, मैम। 343 और 344 वहाँ बी और सी ऑप्शन दे रखा है, तो जहाँ बी है यहाँ- वहाँ टिक करना है। क्योंकि बस। सर मैंने यूपीएससी की बुक में मैंने इसको पढ़ा था। तो अब पता नहीं वो क्या ले आंसर एनटीए वाले। नो, इट्स नॉट ऑब्जेक्शनेबल, और ये क्वेश्चन पहले भी पेपर्स में आ रखा है, बट अलग तरीके से आ रखा है, सो दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग व्हिच दे हैवंट। यस मैम, ये आया हुआ है पहले एक बार। ओके, चलिए, इसको मैं रीचेक करूंगा और इसका कंफर्मेशन मैं देता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। Who among the following observed that nothing can please many and please long but just representation of general nature? तो ये प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस स्टेटमेंट को दिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। इस बार आप देखेंगे कि पूरे पेपर के अंदर कोई भी लेंदी क्वेश्चन नहीं आया, सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। Which of the following definition of linguistic terms are correct? कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक आपको पता करना था। अगर आपको सिंक्रोनिक डायक्रोनिक, जो क्वेश्चन सेटर है वो यही पूछना चाहता है कि आपको सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक का डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। तो सिंक्रोनिक जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात होती है, और डायक्रोनिक जो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लिंग्विस्टिक चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सी और डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंडियन क्लासिकल वर्क्स दिए हुए हैं और उनके ट्रांसलेटर। हमेशा पूछा जाता है ये ट्रांसलेटर। तो ये जो मुंडक उपनिषद यहाँ पे दिया गया है, इसके जो ट्रांसलेटर थे वो राजा राम मोहन राय थे। रामायणा के ट्रांसलेटर राल्फ ग्रिफिथ, महाभारत के मनमथ नाथ दत्त और भागवत गीता के चार्ल्स विल्किंस। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन इसका बी है। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ इस क्वेश्चन। सर सेकंड हाँ, ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following is not a work by Samuel Johnson? तो रैम्बलर और आइडलर तो इनके पीरियोडिकल्स थे, ये सबको पता है। जर्नल टू स्टेला, द जर्नल टू स्टेला होना चाहिए यहाँ पे, जोनाथन स्विफ्ट का ये वर्क था। और द परनीसियस इफेक्ट ऑफ रेवरी, ये एक छोटा सा ऐसे था, ये बहुत ही माइन्यूट वर्क पूछ लिया गया है। यही आपको कंफ्यूजन हुआ होगा दोनों में, बट अगर आपको जर्नल ऑफ द स्टेला पता है जोनाथन स्विफ्ट का, तो आराम से इसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, who among the following used untranslatability in his famous सर कौन सा आंसर है पिछले वाला? जर्नल ऑफ स्टेला, ये वैसे होना चाहिए जर्नल टू स्टेला। एनटीए वाले इतने महीनों तक क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, इतनी सिली मिस्टेक नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। सर मुझे लगता है इन्होंने सेट पहले किया होगा, लास्ट टाइम चेंज कराया सब। तो who among the following used untranslatability in his famous work? किसने इस टर्म को पहली बार यूज किया अपने वर्क में, untranslatability? तो इसमें एसटी कॉलरिज ने बायोग्राफी लिटरेरिया के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को अनट्रांसलेटेबल कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को अनट्रांसलेटेबल कहा है। तो इसका सी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लूंगा। जो लोग पीछे हैं वो अपना फटाफट चेक कर लीजिए, और तब तक मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूँ। हमारा नेक्स्ट बैच जो है नेट का, वो शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, क्योंकि आपको पता है कम से कम 5 महीने तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके इंग्लिश में 60 से कम क्वेश्चन सही हैं,
तो आप डेंजर जोन में हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। सेशन के लास्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ की, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, फीस पे करते हैं और उसके बाद क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 100% फीस वापस कर दिया जाएगा। ओके, सो विन विन सिचुएशन है। 1 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप पास हो गए तो आपका पूरा फीस वापस 100% विदाउट द डिडक्शन ऑफ जीएसटी ऑल्सो। जितना आप पे करेंगे उतना पूरा फीस वापस। और अगर फेल हो गए तो आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फीस जो है टोटल 12,000 रुपए की है, लेकिन इस बार स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है और टॉप 5% स्कॉलर्स को बिल्कुल फ्री, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री, along with meditation classes also free. Next 10% scholars को 50% scholarship and next 20% scholars को 25% scholarship. और इन कैटेगरी में नहीं आए तो आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। हमारा जो टेस्ट है वो 23 जून को है। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक लाइव सेशन रहेगा। जूम प्लेटफॉर्म पे लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट चलेगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कैन बी 100। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट मैं 100 ही लेने वाला हूं। और इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हुआ है जहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन इस टेस्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस टेस्ट को देने के लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि हमारा लॉजिस्टिक चार्ज है। वी आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग, दैट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपसे लिया जा रहा है। यहाँ चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है। दोज हु वांट टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। वहां पे आपको एक पम्फलेट भी मिल जाएगी। सो you can click on this link and you can join the group. दूसरा ये भी है कि ये जो 50 रुपये लिए जा रहे हैं आपकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए, अरे गहरे नत्थु खरे लोग यहाँ पे ना आ जाएं। So I only and only want to keep serious people, those who really want to qualify NET. कचरे लोगों को दूर रखना है। ओके सर वो अनट्रांसलेबल, वो अनट्रांसलेटेबल जो बोला था, बायोग्राफी लिटरेरी आना था सर। बायोग्राफी या लिटरेरी? Excuse me, sir. हाँ जी। सर भवानी भट्टाचार्य वाले क्वेश्चन को वी कैन उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर उसका मैंने अभी चेक किया, उसका करेक्ट सीक्वेंस DEBCA होना चाहिए और ऑप्शन में ये DBEAC लिखा है। सबसे पहले आएगा सो मेनी हंगर्स, फिर ही हु राइड्स अ टाइगर, फिर म्यूजिक फॉर मोहिनी, फिर शैडोज फ्रॉम लद्दाख और सबसे लास्ट में अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड। DBCA होना चाहिए। देखिए जब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मोस्ट सुटेबल आंसर की बात आती है तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखा जाता है। फर्स्ट और लास्ट अगर सही दिया हुआ है सर लास्ट भी नहीं है, लास्ट भी A है। ओके, लास्ट इज गॉडेस नेम्ड गोल्ड। वो 67 और 66 इसमें एक ही साल का अंतर है। ये क्वेश्चनेबल है सर। ओके, नोटेड। सर वो लिंग्विस्टिक्स वाला बताएंगे थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म्स आर करेक्ट? वो कौन सा था? डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक। C और D है सर उसमें आंसर। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। What is the correct sequence of 5 stages of action in order of occurrence as described by Dhananjaya in Daspura? Stages of action, एक्शन के क्या स्टेज होने चाहिए? अगर आपने धनंजय को नहीं पढ़ा है तो भी इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, कॉमन सेंस लगा करके। शुरुआत सबसे पहले होगी बिगनिंग और लास्ट में होगा अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। शुरुआत करेंगे, लास्ट में फल की प्राप्ति होगी। तो धनंजय जो है वो भी आप ही की तरह सोचते हैं, तो यहाँ पे बी जो है सबसे पहले आएगा
और ई सबसे लास्ट में आएगा। तो इसके हिसाब से डी इसका राइट ऑप्शन है। मैंने पहले भी बताया था अपने सारे स्टूडेंट को कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, और ये उन क्वेश्चन में से है जहाँ। सर और एक क्वेश्चन था सर, वो मुंडक उपनिषद तो राजा राममोहन रॉय है, सर वो 6 और सर वो रामायण किसने ट्रांसलेट किया था सर? मनमत। मनमत। 3-1 ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सर नॉट ए महाभारत की थी मन्नत ने तो। महाभारत ही तो पूछा ना अभिजीत ने। ना रामायण पूछ रहे हैं सर वो। अच्छा रामायण ग्रिफिथ ने करी थी। चलिए आगे बढ़े। सर रामायण सर ग्रिफिथ नहीं सर? हाँ, राल्फ ग्रिफिथ। ओके, मैंने B1 गीता होगा। चार्ल्स, हाँ, गीता चार्ल्स विल्किंस। Who among the following was not a leading figure of न्यू क्रिटिसिज्म? कौन से जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म से नहीं है? तो आई.ए. रिचर्ड्स न्यू क्रिटिसिज्म के नहीं है, ये फॉर्मलिस्ट मूवमेंट से हैं। बाकी सारे न्यू क्रिटिसिज्म के हैं, जॉन क्रो रैंसम, एलन टेट और क्लिमेट ब्रूक्स। लेकिन सर जब हम न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ते थे तो ये सारे आ रहे थे उसमें, जॉन क्रो रैंसम भी, आई.ए. रिचर्ड भी, क्लिमेट ब्रूक भी। आई.ए. रिचर्ड्स सर आई.ए. रिचर्ड को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे आता है ना सर? ही लेड द फाउंडेशन फॉर न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत जो थी वो 1941 में हुई थी, और आई.ए. रिचर्ड्स के सारे वर्क 1941 के पहले ही पब्लिश हो चुके थे। इवन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था वो 1929 में पब्लिश हो गया था, जिस टाइम पे फॉर्मलिज्म चल रहा था, रशियन फॉर्मलिज्म। तो ही वाज द ट्रांजिशन बिटवीन द फॉर्मलिज्म एंड द न्यू क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर की बात चल रही है, तो वैसे हम आई.ए. रिचर्ड्स को न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं और फॉर्मलिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं, क्योंकि आधा वर्क उनका फॉर्मलिज्म में है और आधा वर्क उनका न्यू क्रिटिसिज्म में। सर एक बात बोलूं, जो आपने टेस्ट दिया था ना, तो ये वाला क्वेश्चन 2-3 टेस्ट में तो आया था। तब उसमें ना जब हम एक बार मैंने आई.ए. रिचर्ड्स किया था तो वो गलत हो गया था, फिर एलन टेट उसका आंसर आ रहा था। तो जब एलन टेट करती थी तो वो सही होता था। तो पहले हाँ सर, मैंने भी एलन टेट ही किया बात सोच के, लेकिन फिर लास्ट में मैंने एलन टेट किया, क्योंकि सर मैंने भी एलन टेट पे टिक करा इस वजह से। मैं एलन टेट का मैंने आपको टेंशन इन पोइट्री पढ़ाया हुआ है ना। ये सर वो सारा याद था कि मतलब सर वो है, लेकिन इन तीनों का है, जॉन क्रो रैंसम, क्लेंस ब्रूक्स और एलन टेट का। लेकिन ये शुरू में तो यही अपनी पहली भूमिका निभाता है, ये रिचर्ड, क्रो और क्लिमेट ब्रूक, एफ.आर. लेविस। एलन टेट तो बहुत बाद में जाके इस पे क्लेम किया जा सकता है, बिकॉज आई.ए. रिचर्ड्स में बता रहा हूँ कि दोनों के अंदर ही आते हैं। सर इस पे क्लेम इसलिए किया जा सकता है क्योंकि चारों न्यू क्रिटिसिज्म के ही हैं। जहां तक लीडिंग फिगर की बात आती है, तो लीडिंग फिगर में आई.ए. रिचर्ड्स नहीं आते हैं, इज द फाउंडिंग फिगर। लेकिन यू कैन क्लेम, ठीक है, इट कैन बी क्लेम्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या प्रोवाइड कराता है? तो लिटरेचर रिव्यू डिस्कशन ऑफ वर्क ऑलरेडी रिसर्च्ड इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट एरिया। ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू बात करता है। रिसर्च के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जितना मैंने पढ़ाया था उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? अभी जीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसका किसी भी लिटरेचर की किताब से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको लिटरेचर की जानकारी है तो आपको पता होगा कि फरवरी 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। ये क्वेश्चन जब मैं एमएलए पढ़ा रहा था तो आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा था कि सर 8th एडिशन और 9th एडिशन में क्या डिफरेंस है, और मैंने बताया था कि मैकेनिक्स ऑफ प्रोज को इसमें मेन फीचर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन कैसे यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है मैकेनिक्स ऑफ प्रोज। सारी ही चीजें उसके अंदर है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज भी है, डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस भी है, फॉर्मेटिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, लेकिन जो मेन फोकस है वो 9th एडिशन, ये कह रहा है लेटेस्ट एडिशन, दैट इज द 9th एडिशन।
उसमें मेन फोकस जो है मैकेनिक्स ऑफ प्रोज पे दिया गया है। लेकिन सर ये तो डिस्टिंक्ट फीचर्स की बात कर रहा है ना, फीचर की। मैं वही कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, लेटेस्ट एडिशन का डिस्टिंक्ट फीचर क्या है। तो इसमें ये 700 पेज की जो एडिशन है टोटल, इसमें करीब 300 पेज केवल और केवल मैकेनिक्स ऑफ प्रोज पे दिया गया है, जो कि 8th एडिशन में बहुत ही शॉर्ट था, केवल 10 से 12 पेज का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे वर्क और उसके राइटर को मैच करना है, द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। ये जो वर्क है ये सत्यजीत रे का है। हाँ सर। परफेक्ट मर्डर, द परफेक्ट मर्डर, ये नहीं, पहला जो है दीपा अन्नपूर्णा का है आई थिंक। नो, सत्यजीत रे का ही है। ओके, सो परफेक्ट सी मर्डर आई थिंक इज रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड। हाँ जी, ये हाँ। रस्किन बॉन्ड का है। सैक्रेड गेम्स जो है विक्रम चंद्रा का है। और डिजन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन जो है दीपा अन्नपूर्णा दीपा का है। अन्नपूर्णा। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following refers to Byron's work as monstrous combination of horrors and mockery, lewdness and impiety? तो बायरन को तो एक ही इंसान ने अटैक किया था। बायरन ने द विजन ऑफ जजमेंट लिखा था और उसको अटैक किया था रॉबर्ट सादी ने अ विजन ऑफ जजमेंट लिख करके। तो अगर आपको ये कोटेशन नहीं भी पता है, बस इतना पता है कि बायरन को किसने अटैक किया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, नो नॉलेज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर एडिटेड बाय गे एक्टिविस्ट, राइटर और आर्टिस्ट? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, बी और सी। आर वी नॉट मेन, करिश्मा बाय एरिका एडवर्ड एंड एक्स्ट्रावेजेंट एब्जेक्शन बाय डेरिक स्कॉट। ए, बी और सी। एक 110 का रॉबर्ट सदे। एक 110 का रॉबर्ट सदे। आगे बढ़ते हैं। 112, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश पोएट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ? ये काफी इजी क्वेश्चन था, सारे के सारे पुराने राइटर्स जो हैं एलिजाबेथन एज से उठाए गए थे। तो इसमें एंड्रयू मार्वेल 1621, जॉन मिल्टन 1608, जॉन डन 1572, रिचर्ड लवलेस 1617। तो इन सब के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उसे आपको मैच करना है। इसमें आपको एक जो टर्म है काफी इजी है, अगर ये भी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके लेके चले जाते। कोलोकेशन मतलब दो वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि साथ साथ चलते हैं, उन्हें हम हटा नहीं सकते। जैसे कि हेवी रेन, अब जब भी रेन बोलेंगे तो हेवी ही बोलेंगे, मूसलाधार बारिश। टेक अ बात, टेक और बात हमेशा साथ साथ चलेंगे। तो इस तरह के वर्ड्स को कोलोकेशन कहे जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपका सही आंसर 4 होगा। सी में 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जानबूझ करके क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है कि कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन थोड़ी सी भी आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्क्स के नाम दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। रिचर्ड होगार्ट, ये द यूज ऑफ लिटरेसी। आशीष नंदी, द सीक्रेट पॉलिटिक्स ऑफ आवर डिजायर। रेमंड विलियम्स, द लॉन्ग रिवोल्यूशन।
और E.M. थॉम्सन, मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, नेग्रेटिव मूवमेंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, जहां पे हमने लियोपार्ड सेंगर, लियोन दामास, एमी सिजायर की बात की थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका डी और ई। Nobel laureate Wolsoyinka considered negritude as an unhealthy fetishism of native state, and Franz Fanon extremely critical of the term negritude, और उन्होंने कभी इस टर्म को यूज नहीं किया है। लियोपार्ड सेंगर जो थे इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, तो कभी भी इन्होंने डेरोगेटरी नहीं बोला क्योंकि इसी के पार्ट थे। लियोन दमास भी इसके पार्ट थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट कह रहा है। और क्रियोल राइटर्स अटैक दिस टर्म फॉर इट्स मोनोलिथिक लुक। तो जो राइट आंसर है वो डी है और ई है। ये आगे बढ़ते हैं। सर एक छोट डाउट है, जो अभी एक क्वेश्चन गया था ना कि विच ऑफ दीज इज एडिटेड बाय जो ब्लैक गे एक्टिविस्ट समथिंग था। मैंने ये बुक खोल के देखी है फिलिप ब्रायन हार्पर की, ऑप्शन 1 की। सर ये एडिटेड नहीं है ये, क्योंकि कॉपीराइट में लिखा है इट इज बाय फिलिप ब्रायन हार्पर, दे हैव नॉट एडिटेड, दे हैव रिटन द बुक। उसमें कॉपीराइट एट 1996 बाय फिलिप ब्रायन हार्पर। नहीं, वो ये एडिटर ही है, ही इज द एडिटर ओनली। एडिटर ओनली? सर एडिटर के आगे तो कॉपीराइट वाला नहीं आता है। आता है, एडिटर के आगे भी कॉपीराइट आता है। कोई भी आप एडिट करते हैं तो उसका कॉपीराइट आपके पास रहेगा। एडिटर का मतलब होता है कि किसी के वर्क को उठा करके रिव्यू करना भी एडिटर का काम होता है। So that review work itself is a new work. पर वो बुक पे लिखा होता है ना कि एडिटेड बाय जनरली टाइटल पेज पे, तो वो भी नहीं लिखा हुआ है इस पे। तो आपने कोई दूसरा निकाला होगा, बट मैंने चेक किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। ये येलो और रेड कलर का इसका बुक कवर है। ठीक है, आई विल जस्ट चेक इट, आई हैव नोटेड इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following books was edited by, इसी की बात करें ना आप, गे एक्टिविस्ट। ओके, वो दूसरा था। Okay, हाँ सर, ये दूसरा Which है। of the following books was edited by gay activist and artist Joseph Beam and Essex Hamfill? इसका राइट ऑप्शन है ब्रदर टू ब्रदर, न्यू राइटिंग्स बाय ब्लैक गे मैन, ब्रदर टू ब्रदर। ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, which of the following statements are correct about B.R. Ambedkar annihilation of caste? तो ये आपको पता है कि 1936 में इन्होंने एक स्पीच लिखा था लेकिन उसको डिलीवर नहीं कर पाए थे, तो ये तो ऑब्वियसली राइट है। It focuses on the need to create a society where individuals are treated with dignity and respect regardless to their caste, ये भी सही है। और यही दोनों ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो ए और बी इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। करेक्टर और नोवेल के नाम। कूली का करेक्टर है मुन्नू, आप सबको पता है। द सर्पेंट एंड द रोप का रामास्वामी, राजा राव का नोवेल। वेटिंग फॉर महात्मा श्री राम, एंड शेडो फ्रॉम लद्दाख यहाँ पे सत्यजीत। तो इसके हिसाब से डी इसका राइट आंसर है। सर फोर्थ, बी नहीं फोर्थ। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, which of the following statements are correct regarding Dalit Panther movement? The Dalit Panther movement was influenced by Black Panther movement. Black Panther पार्टी यूएसए की एक पार्टी थी और उसने दलित पैंथर मूवमेंट, इंडियन मूवमेंट था ये दलित का, इसको इन्फ्लुएंस किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दलित पैंथर इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर। नहीं,
फाउंडर नहीं थे। बी आर अम्बेडकर इन्फ्लुएंसर थे, ही वॉज नॉट द फाउंडर। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था और इसे फाउंड किया था ये जो नीचे नाम दिए हुए हैं, नामदेव दास, जे बी पवार, राजा देव। तो सी इसका राइट ऑप्शन है, ए इसका राइट ऑप्शन है। ज्योतिबा फुले पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दलित पैंथर मूवमेंट, ये भी इसका राइट आंसर है। तो ए, बी और ए, सी और डी इसका राइट आंसर है। बी तो गलत था, ए, सी और डी। सर ज्योतिबा फूले कैसे होंगे, वो तो ब्रिटिश के टाइम थे ना। ए, सी और ई होगा ना। हाँ सर, पहले दलित पैंथर मूवमेंट के टाइम में कहाँ थी हैं ये तो मतलब बाद में। ज्योतिबा राव फूले। इसने तो कोई सत्य सोजत समाज की स्थापना वाले उसी की तो पत्नी थी ना ये। बाद में इसने वुमेन्स के लिए एक वो चलाया था स्कूल। करेक्ट करेक्ट। सर ये जो पहला वाला सावित्रीबाई फुले के पति हैं ये, उनके हस्बैंड है ये। हाँ वही उसी के, सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड। फूले के पति। True, true. Okay, so A, C, E should be the right answer. Correct. चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिरीश कर्नाड प्ले इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हयाबदना 1971, नागामंडला जो है 1988 में आया था, तुगलक जो था 1964 में आया था, यायाति 1961 में आया था, और उसके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements is not true about Jean Rice White's Sargasso Sea? तो ये 1966 में पब्लिश हुआ था, ये नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन है। It takes its theme and main character from the novel Jane Eyre, बिल्कुल सही है। Action of the novel takes place in South Africa, ये गलत है, ये जमाइका में इसकी सेटिंग है, साउथ अफ्रीका इसकी सेटिंग नहीं है, इट इज सेट इन जमाइका। नेम ऑफ एंटोनीज मदर इज एनिटी, ये बिल्कुल सही है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ यू टू अवॉइड प्लेजरिज्म? तो आप जहां से भी टेक्स्ट को लेंगे उसे साइट कर देंगे तो आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा। सो गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर इन एन इंटेक्स्ट साइटेशन एंड इन द लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड, सी इसका राइट ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन थे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जितने मैंने क्लास लिए थे, 2 ही क्लास लिया था मैंने, सारे क्वेश्चन उसी से आए गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग अमेरिकन पोएट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, एक और बर्थ और डेथ का क्वेश्चन, तो इसमें देख लेते हैं। एमिली डिकिंसन जो है 1830 में इनका बर्थ हुआ है, वॉल्ट विटमैन 1819 में इनका बर्थ हुआ है, राल्फ वॉल्डो एमर्सन 1805 एंड हेनरी डेविड थोरेउ 1870। अगेन वर्ल्ड लिटरेचर इन फीस्ट में अगर आपने पेज को पलटा होगा तो आपको पता होगा पहला चैप्टर कौन सा है और लास्ट चैप्टर कौन सा है, सारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं, तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नेशंस इज सब टाइटल ऑफ ये बेंजामिन डिज़रायली का जो नोवेल है सिबिल, इसका दूसरा टाइटल है द टू नेशंस, सिबिल और द टू नेशंस। Which of the following writers pioneered the Australian Aboriginal movement? कौन से राइटर जो थे Aboriginal movement से एसोसिएटेड थे? तो इसका राइट आंसर है बी केविन गिलबर्ट, सी कुडगिरो नुनसिल और डी जैक डेविस, बी सी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएलए स्टाइल शीट में 9th एडिशन के हिसाब से कौन सा लिखा हुआ है? तो मैंने बहुत सारी आपको प्रैक्टिस कराई थी इसकी, एंड आई होप कि सबके आंसर सही आए होंगे। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है सबसे पहले ऑथर का नाम रिवर्स ऑर्डर में, वर्क का नाम इटैलिक्स में, पब्लिशर का नाम और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन।
P.B. Shelley Adonais laments the death of John Keats. Very simple question. Identify the text from which the following lines have been taken. Therefore, compare we the poet with the historian and with the moral philosopher. And if he go beyond them both, no other skill can match. यहाँ पे जो हिस्टोरियन एंड फिलोसफर की बात चल रही है, प्लेटो की बात चल रही है, यहाँ पे डिफेंस ऑफ पोएजी के अंदर स्टीफन गोसन को जब क्रिटिसाइज किया था फिलिप सिटी ने, तो डिफेंस ऑफ पोएजी इसका राइट आंसर है, 128 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे यहाँ पे मूवमेंट्स दिए हुए हैं और इनको क्रोनोलॉजी के अंदर आपको अरेंज करना है। तो सरलिज्म जो है वो आया था करीब 1920 के आसपास। रिसेप्शन थियरी आई थी हैंस रॉबर्ट जॉस की 1960 में। और फेमिनिज्म आपको पता है जिनेवा फॉल कन्वेंशन 1848 में शुरुआत हुआ था। कल्चरल स्टडीज, कंटेम्प्ररी कल्चरल स्टडीज, सेंटर ऑफ कंटेम्प्ररी कल्चरल स्टडीज बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। और पोस्ट मॉडर्निज्म का कोई एग्जैक्ट ईयर तो नहीं है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम को पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है, 1945 के बाद को। तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो है यहाँ पे बी होगा। Who coined the term phallogocentrism? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैक डरिडा। अनोटेटेड बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स, बिब्लियोग्राफी के अंदर आपको क्या मिलता है? एक तो वर्क जो आपने साइट किया है वो, और जो आपने नहीं साइट किया है, केवल रेफर किया है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, वो भी बिब्लियोग्राफी का पार्ट है। तो जब मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी तो बार बार आपको ये रटाया था मैंने, वर्क साइटेड क्या है, रेफरेंसेस क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है। आई होप ये सबके क्वेश्चन सही होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। हाँ जी सर, ये एनोटेटेड यहाँ पे दिया है तो क्या इसका कुछ अलग मीनिंग है? क्योंकि गूगल किए थे तो वहां बता रहा था ब्रीफ समरी भी होती है उसमें। किसमें? बिब्लियोग्राफी में? ये सर, अनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। एनोटेटेड का मतलब लास्ट में जो आप एनोटेट करते हैं, ऐड करते हैं, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वन्यालोका, काव्य दर्शा, ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं और इनके राइटर के नाम आपको ढूंढने हैं। तो इसमें ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन का है, काव्य दर्शा दंडिन का है, वाक्य पद्य भर्तृहरि का है, और दास रूप जो है धनंजय का है। सी इसका राइट ऑप्शन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वो एनोटेटेड वाले का वो वही होगा, उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आता है उसका, थोड़ा उसकी लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी तो होता है कोटेशन साइटेड, एनोट करना मतलब उसके बारे में भी यू हैव टू डिस्क्राइब, लाइक सपोज कहीं आपने गांधी को कोट किया तो यू हैव टू डिस्क्राइब अ बिट अबाउट गांधी। बैकग्राउंड मतलब ऑथर का थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना पड़ता है उसमें। ओके, लेट्स चेक करते हैं। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, नॉट जस्ट दिस, बट इसमें काफी सारे पॉइंट्स आते हैं। तो आपके हिसाब से सी होना चाहिए। यस सर, इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क साइटेड, जैसे इसका फुल बिब्लियोग्राफिक साइटेशन आएगा, थोड़ा ऑथर का बैकग्राउंड आता है, इंडिकेट द कंटेंट और स्कोप ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका मतलब हम थोड़ा सा उसको समराइज तो करेंगे, इसका मतलब। Okay, so let's consider 3. C is the right option. सही नहीं होगा। नहीं, ए जो है वो बिब्लियोग्राफी है, एंड एनोटेटेड का मतलब शॉर्ट समरी उसको ऐड करते हैं उसके अंदर, वर्क साइटेड के अंदर एक शॉर्ट समरी ऐड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस एंड लाइट
तो ये आपको पता है मैथ्यू आर्नल्ड के कल्चर एंड एनार्की से लिया हुआ है, स्वीटनेस एंड लाइट। तो सी इज द राइट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। Among the following associated with PRB, Prayer of Light Brotherhood, तो ये डांटे गैब्रियल रोसेटी, जॉन एवरेट मिलाइस, ये सारे जो थे मेन फाउंडर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल्म स्टडी से लिया गया है। इसका लिटरेचर के बुक में कहीं आपको कोई मेंशन नहीं मिलेगा। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको याद होगा। पा जो है 2009 में आई थी, खामोशी 1996 में आई थी, इकबाल 2005 में आई थी, मार्गरीटा विथ ए स्ट्रॉ 2015 में और फना 2006 में आई थी। तो उसके हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए 3। सर ये कौन सी वाली खामोशी है? एक तो नई पिक्चर भी तो आई है खामोशी, तो जो न्यू पुरानी वाली है, जनरेशन के वो नई पिक्चर कोई तो माने नहीं। 1996। नई वाली खामोशी नहीं, खामोशियां हैं। डिसेबिलिटी के बारे में बता रहा है, वो 1996 में आया था। अब डालेंगे 19 खामोशी 1996 तो आपको पता लग जाएगा गूगल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोसोडी? लास्ट क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर है बी एंड डी। इन द स्टडी ऑफ पोएट्री इट कंसर्न्स मीटर एंड अदर टेक्निक्स ऑफ वर्सिफिकेशन, और स्पोकन में इसका इंटोनेशन, पिच, एक्सप्रेशन, रिदम। डी एंड डी। Question number 137. What is the correct chronological sequence of periods of American literature? अमेरिकन लिटरेचर का पीरियड पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका आता है रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये स्टार्ट हुआ था आपका 1765 से लेकर के 1790 तक चला था। उसके बाद शुरू हुआ था अर्ली नेशनल पीरियड ऑफ अमेरिका, दैट इज 1775 टू 1828। उसके बाद आया था ट्रांसेंडेंटलिज्म 1850 के आसपास, और रियलिज्म आया था 1865 में। तो उसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, 137 बी। Question number 138. Which of the following magazines aimed at depicting concerns of girls to embrace the tenets of girl culture, the girlhood? इसका जो आंसर है वो है A, D and E. Sassy, Ophelia Speaks and Colonize This. A, D and E. Question number 139. A brief reference in the text that indicates the source of the idea or quotation considered from another source. In text citation. Question number 140. कुछ टर्म्स हैं और उनके किसने क्वाइन किया है? तो कोरा जो है जूलिया क्रिस्टेवा का है। कार्निवालस, सर इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए प्लीज एक बार। ओके सर, थैंक। कार्निवालस मिखाइल बाख्तिन का है। कॉन्ट्रापैंडल रीडिंग एडवर्ड सेड का, और एल एक्रेचर फेमिनाइन जो है हेलेन जिग्जू का। तो इसका राइट ऑप्शन जो है दैट इज बी। अब आ जाते हैं हम पैसेज के ऊपर। बहुत ही इजी पैसेज दिया हुआ था, दोनों के दोनों पैसेज काफी इजी दिए हुए थे। सर प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वो डांट गैब्रियल रोसेटी और जॉन एवरेट मिलाइस है ना सर? जॉन एवरेट मिलाइस, हाँ जी। सर 2-3 क्वेश्चन मैं ढूंढ नहीं पाया सर। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेट काफी हो रहा है। सो लेट मी फिनिश। पैसेज जो है 141 टू 145, ये काफी इजी पैसेज दिया गया था। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 141, what advice does the speaker give to her son in the poem? Stay strong and never give up in life. ये इसका राइट ऑप्शन है। ये मदर टू सन एक पोएम है लैंगस्टन ह्यूज की, मदर टू सन बाय लैंगस्टन ह्यूज, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर का ये पोएम है। आगे चलते हैं। What kind of life does line life for me no crystal stair signify?
इसका राइट ऑप्शन है अ लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल. Which rhetorical device has been used by the poet by repeating and at the beginning of many lines? तो जब भी हम किसी लाइन के स्टार्टिंग में किसी फ्रेज को रिपीट करते हैं तो उसे एनाफोरा कहते हैं. Which of the following is an extended metaphor? यहाँ पे staircase के लिए बहुत जगह यहाँ पे टर्म्स यूज किए गए हैं. staircase के लिए आप देखेंगे यहाँ पे लाइफ फॉर मी आर नॉट बीइंग सो क्रिस्टल क्लियर. इट जो है अगेन स्टेयर के लिए बात किया गया है. एंड स्प्लिंटर्स यहाँ भी इसी की बात की गई है. तो जब भी हम एक ही मेटाफोर को बार बार रिपीट करते हैं तो उसे एक्सटेंडेड मेटाफोर कहते हैं. स्टेयरकेस इज द राइट ऑप्शन. विच कोलॉकियल फॉर्म यूज इन द पोएम? तो यहाँ पे अफ्रो अमेरिकन इंग्लिश यूज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 146. सर व्हाट डज द ऑथर आपको मीन? हाँ जी, सर एक बार दिखा दीजिए आप. ओके सर, थैंक. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 146. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय मैन आल्सो मस्ट नो बिकॉज ही मस्ट लिव? इसका ऑप्शन है नॉलेज इज द एसेंस ऑफ मैन्स लाइफ. ए इज द राइट ऑप्शन. सर नेक्स्ट फिर से दिखा क्वेश्चन. दीजिए सर. Knowledge is the essence. Okay. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 147. एट व्हाट स्टेज डज नॉलेज बिकम फ्रीडम फॉर मैन? ऑप्शन इसका फोर्थ सही है. वेयर मैन एक्वायर्स अ सरप्लस ऑफ नॉलेज बियॉन्ड प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. What does the metaphor a big merchant stand for? Mercenary. केवल रुपए पैसे कमाने का इंसान. Big merchant stand for a mercenary. One who accumulates the wealth is a mercenary. 149. What gives man the freedom to be useless and irresponsible? Abundance of wealth in life. Excuse me, sir, your PPT is not showing. हाँ सर दिखाई जा रहा है सर, दिखा जा रहा है. दिख रहा है? जिसको हाँ, नहीं दिख रहा आप एक बार रिकनेक्ट कर लें. क्वेश्चन 150. लास्ट क्वेश्चन. Animals are preoccupied with self-sustenance while man aspires for attainment of freedom through knowledge. सर वो क्वेश्चन था ना, मैन ऑल्सो मस्ट नो बिकॉज ही मस्ट लिव. तो ये ऑप्शन नहीं होगा सर. नॉलेज मेक्स वन प्रैग्मेटिक. नहीं. सर वो इसेंस क्यों होगा? इसेंस की तो बात हो भी नहीं. चलिए अब जिसमें भी डाउट है मैंने ग्रुप दे रखा है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए स्कॉलरशिप वाले में. देयर वी विल डिस्कस, क्योंकि आज टाइम काफी हो चुका है. सर आपको कुछ बताना है? चलिए देखते हैं क्या न्यूज आ रहा है, क्योंकि अफवाहें ज्यादा उड़ती हैं, सच्चाइयां कम आती हैं सामने. कितने सारे लोगों ने तो कितने नेट के कैंडिडेट्स का एग्जाम छुड़वा दिया ये बोल करके कि नेट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. बहुत सारे अगर हो जाएगा. नहीं सर ही इज राइट. डेक्कन क्रॉनिकल से है. Okay. यूजीसी नेट 2024 कैंसिल्ड. न्यू एग्जाम डेट्स टू बी अनाउंस्ड सून. अभी जस्ट 14-15 मिनट पहले ही डिक्लेयर हुआ. डेक्कन क्रॉनिकल. Okay, let me check. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ट्वीट आ गया सर. हाँ सर, अभी तो सर टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी है. पर क्यों सर? सर क्योंकि इसमें एक्चुअली आप देख रहे हैं ना, बहुत लेम सा क्वेश्चन पेपर है. इफ यू कंपेयर इट टू द लास्ट ईयर, इट वाज वेरी लेंथी. बहुत डिटेल्ड में गए थे वो, और मतलब जो ऑप्शंस ही थे वो इतने डिटेल्ड थे. दिस इज लाइक दे आर क्रैकिंग अ जोक. तो आप सर इस बार तो जिसको सुनो वो कहता है सर टफ आ रहा था तो दिक्कत, अब आसान हो गया तो दिक्कत. क्या एक स्टैंडर्ड कैसे होना इस चाहिए. बार OMR फिल करनी थी ना. पिछली बार तो टिक टिक करके आगे निकल जाना था. अब OMR फिल करनी थी तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए था.
और OMR इन्होंने तो वहाँ किसी पे को कॉपी साइकोलॉजिस्ट दी भी बैठते नहीं हैं, है। तो साइकोलॉजिस्ट ने इस दिमाग को लगाया होगा, क्योंकि टिक करके बाहर बढ़ना बहुत सर आसान है सर और ना तो OMR एडमिट भरना कार्ड लिया बहुत इस वो है। बार और ना हमें कॉपी दी OMR